जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो टॉपिक का नाम है संसद, यानी संसद का गठन, इसके भाग, इसके सदन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जितने भी वनडे एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम चाहे वो आपका होम गार्ड हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या यूपीएसआई हो, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट की 3 वैकेंसियाँ चल रही हैं, तो इनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। आप सभी जानते हैं कि जीएस जीके सबका सेम होता है, बस उसका लेवल अलग हो जाता है। तो यूपीएसआई में पॉलिटी का जो हमने बताया था आपको कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी अच्छी लेवल की आती है। हमने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराया है पेड बैच में। अब रह गई बात दिल्ली पुलिस, तो उसमें भी पॉलिटी का रूल रहता है 8 से 9 नंबर 8 से 9 नंबर लगभग पॉलिटी के आते हैं। होमगार्ड का भी सिलेबस जारी हो चुका है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पूरा विधिवत इस टॉपिक को देखने वाले हैं। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ दिखा दें कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करा है। एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो ये दोनों के लिए, साई वाले बैच के लिए भी है और उसके लिए भी है जो आप दे रहे होंगे। अगर दिल्ली पुलिस का दे रहे होंगे, होमगार्ड का दे रहे होंगे, तो उसके लिए भी है। अब देख लीजिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट करा है। तो ये हमने संविधान का गठन, संविधान की समितियाँ, प्रस्तावना, स्रोत, अनुसूचियाँ, भाग, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारा संसद, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक यहाँ पे हमने मेंशन करेंगे, सारे आपके जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, ये सारे आपके नोट्स में उपलब्ध हो चुका है, पेड बैच में डाल चुके हैं। ये पेड बैच का ही पीडीएफ है, ये पेड बैच का ही पीडीएफ है। हमने सोचा कि आज आपको पीडीएफ से करवा देते हैं, पीपीटी नहीं बनवाते हैं, ताकि आप नोट्स भी देख लोगे कि सर ने कितना नोट्स में करवाया है। ये वो टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप यूपीएसआई के पेड बैच में जुड़े होगे तो हमने वहाँ पे वो ये बताया था। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग ये सारे टॉपिक हम करवा चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल विधिवत इसी ढंग से हमने करवा रखा है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करिएगा, हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसके ज्वाइन करने के लिए लिंक लगा देंगे। तो आप जा करके जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो टॉपिक हमारा संसद बहुत बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे। बस आप शांति से इन चीज़ों को अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, नोट डाउन कर लो, वरना पीडीएफ आपको पेड बैच में मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि संसद क्या होता है, यानी सरकार का जो गठन किया जाता है वो संसद होती है। तो संसद होता क्या है, देखो, तो संसद को आप ऐसे समझो कि संसद जो है वो विधायिका है। विधायिका होती है, क्या होती है, विधायिका होती है। संसदीय भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। संसद में नए कानूनों को निर्माण करने की क्षमता होती है। आपने सुना होगा विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नीचे भी आप बताएंगे। आपने 3 वर्ड सुनेंगे, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो विधायिका काम होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है उन नियमों को, जितने रूल्स बनाए गए उनको उनको इम्प्लीमेंट करना। और जो हमारी न्यायपालिका, उनका काम होता है कि उनकी हमें न्याय दिलाना, ठीक है। तो ये तीनों काम होते हैं। तो इस तरीके से इनका डिवाइडेशन किया जाता है। अब हमने समझा संसद को ही हम लोग विधायिका कहते हैं, जिसका काम होता है मुख्य रूप से कानून का निर्माण करना। संसद के पास निर्धारित संसद के पास कर निर्धारित करने की भी पावर होती है। संसद में दैनिक मुद्दों पर बहस होती है। संसद सरकार के कामों की जांच करती है। अब देखिए, ये जो हमारा डायग्राम है, आई होप आपको ये पूरा डायग्राम दिख रहा होगा, नहीं तो पूरा डायग्राम हम आपको छोटा करके दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में हमें समझने की ज़रूरत है। ये हमारी सरकार है, ठीक है, ये हमारी सरकार है। ध्यान से इस सिनेरियो को समझ लीजिएगा, बहुत काम का है। अब सरकारें आप जानते हो केंद्र पे भी होती हैं, राज्य पे भी होती हैं। जैसे अगर आपसे कह दें कि ये पूरा हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है। अब इसमें कई राज्य हैं, ठीक है, उस केंद्र शासित और राज्य, ठीक है। तो इन ये जो पूरा केंद्र जो जो संचालित होता है, ठीक है, केंद्र सबको देखता है, केंद्र सबको देखता है। और ये हमारे बीच में जितने भी हैं ये स्टेट हैं। तो ये हमारे स्टेट हैं और ये हमारा केंद्र है। केंद्र सर्वोच्च होता है, ठीक है। अब देखो, केंद्र में भी विधायिका होती है, केंद्र में कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। विधायिका का काम है क्या, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम है कानून से हमें क्या, न्याय दिलाना, व्यवस्था से हमें न्याय दिलाना। अब वैसे ही राज्य में विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका। तो आपको पूछना चाहिए कि सर इसमें न्यायपालिका कहाँ गया। तो बिल्कुल, न्यायपालिका जो हमारी होती है ये एकीकृत व्यवस्था है। जैसे
केंद्र सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये अलग अलग थोड़ी होते हैं कि केंद्र का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, राज्य का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, केंद्र का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था नहीं, वो एकीकृत व्यवस्था है। सबसे पहले आप सत्र न्यायालय में जाते हैं, जिला न्यायालय जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसलिए ये एक ही व्यवस्था है। ये ठीक है, ये एक ही व्यवस्था है, वो यहीं पर आपको देखने की मिलेगी और ये केंद्र में भी आपको देखने को मिलेगी। ये अलग अलग नहीं है, इसलिए इसको दोबारा यहाँ पे नहीं मेंशन करा है। आई होप चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब विधायिका यहाँ भी है, हमने राज्य में भी विधायिका को लिखा है। विधायिका को हमने केंद्र में बताया क्या काम है, कानून बनाना, वैसे ही विधायिका राज्य में भी क्या करती, कानूनों को बनाने का काम करती है। अभी बताएंगे कि इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं। और कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू कराती है। और इसी जगह अगर हम न्यायपालिका लिख देते, वही चित्र बना देते, ये जो चित्र यहाँ पर बना हुआ है तो सेम हो जाता। हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये एकीकृत व्यवस्था होती है, ये अलग अलग राज्य के लिए थोड़ी होती है, ये तो पूरे देश को संचालित करने के लिए न्यायपालिका होती है। ठीक है, अब विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, तो याद रखिए विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां जैसे विषयों को देखा जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत, तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल हमको देखने को मिलता है। न्यायपालिका हमने बताया ये आपको। इसी तरीके से राज्य में जब जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होती है। आप चीज़ एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो, ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कितने राज्यों में विधान परिषद अभी बनाई गई है या बनी हुई है। ठीक है, अब कार्यपालिका का क्या काम है, तो कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे कार्यपालिका यहाँ पे भाई केंद्र में क्या होता है, सबसे बड़ा पावर किसके पास है, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। वैसे ही राज्य में राज्यपाल के पास, फिर मुख्यमंत्री के पास, फिर मंत्रिपरिषद, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा, दोनों को सिमिलर हमने इसीलिए इस चार्ट में समझाने का प्रयास किया। अब एक चीज़ और आपको देखनी है यहाँ पे क्या कि पूछता है संसद के सदन कितने हैं, तो संसद के दो सदन, संसद के सदन कितने हैं, तो दो, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने हैं, तो अंग का मतलब होता है भाग, अंग का मतलब भाग। तो देखो जब पूछे अंग, तो अंग में देखो इसको ट्रिक से भी बता देते हैं, एक सेकेंड। जैसे पूछ रहा है संसद के अंग कितने हैं, तो आप कोई भूल जाओगे तो अंग ऐसे लिखा जाता है, इसी तरीके से 3 लिखा जाता है अंग। ठीक है, तो अंग में याद रखना 3, अंग में याद रखना 3 बिल्कुल सेम बन रहा है ना, 3 लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर पूछे संसद में कितने सदन, तो आप बताओगे सर 2 सदन। संसद में कितने भाग या अंग, तो संसद में 3 अंग होते हैं। तो बोलोगे कौन कौन से, तो लोकसभा, राज्यसभा और सर राष्ट्रपति इसमें जुड़ जाता है। आई होप ये चित्र आपने अच्छे से समझा होगा, ये पूरी जान है चैप्टर की। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने समझ लिया कि सरकार का गठन किस तरीके से किया जाता है, सरकार कैसे बनती है। चलिए यहाँ तक हमारी चीज़ें समझ में आई। अब हमें एक एक टॉपिक को पढ़ना है। हमने आपको बताया लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा ये हम लोग पढ़ेंगे केंद्र में, वैसे ही राज्य में पढ़ते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा के बारे में देखते हैं, अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये लोकसभा के बारे में देखते हैं। चलिए बहुत बेहतर ये कंटेंट आपको लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। ये दिल्ली पुलिस का भी बैच लॉन्च हो चुका है, दिल्ली पुलिस का बैच लॉन्च हो चुका है और उसका जितना भी क्लास नोट्स है बच्चे प्रिंट करा करके पढ़ना चालू कर दिए हैं। तो आप भी ये चीज़ें बिल्कुल चालू कर दीजिए। आप पढ़ना है तो अच्छे से उन चीज़ों को प्रिंट करा करके पढ़ना चालू कर दीजिए। दिल्ली पुलिस का पूरा कंप्लीट नोट्स डाल दिया गया है पेड बैच में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लोकसभा क्या है कि लोकसभा इसे द हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। संसद का सबसे जो लोकप्रिय सदन होता है, ये कीवर्ड हैं, यही एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। वो कौन सा कहलाता है, लोकसभा कहलाता है। इसे अंग्रेजी में हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। इसकी संरचना मोटे तौर पे वैसे ही है जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ द कॉमन्स, इंग्लैंड में इसको कहते हैं, जैसे अपने यहाँ इसको लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल, वैसे इंग्लैंड में इसको कहा जाता है हाउस ऑफ द कॉमन, हाउस ऑफ द कॉमन। ठीक है, अब देखो
इसको हम लोग क्या कहते हैं लोकसभा को? तो लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन, यानी लोअर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को कभी भी भंग करा जा सकता है। लोकसभा को कभी भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि लोकसभा का एक एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सदन के सदस्यों की संख्या क्या होती है, योग्यता क्या होती है, लोकसभा के पॉइंट्स क्या हैं, सारा यहाँ पे सब कुछ है। चलिए देखते हैं लोकसभा का जो गठन होता है वो कैसे होता है। तो देखो, लोकसभा के गठन की अगर बात करें तो आर्टिकल 81 के तहत इसका गठन होता है। एक वर्ड याद रखिएगा, सरल। सरल सरल इसमें 79, 80 और 81 ये सीरियल से तीनों आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। सरल, संसद का गठन, राज्यसभा का गठन, लोकसभा का गठन, 79, 80 और 81 बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका गठन किससे होगा? तो अनुच्छेद 81 के तहत इसका गठन किया जाता है। कुछ अन्य अनुच्छेदों से भी लोकसभा के गठन के निर्देश प्राप्त होते हैं। इनके अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं हमारे वो कितने होते हैं? अधिकतम 552। गठन कितना है? 81 के तहत संख्या कितनी है? 552। सभी राज्यों के लिए कुल प्रतिनिधि जो होते हैं वो 530 से अधिक नहीं होने चाहिए। कितने? 530 से अधिक नहीं होने चाहिए। ये बात है आर्टिकल 81 के फर्स्ट के का में दर्शाई गई है। ठीक है, और जितने भी संघ यानी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें 20 से अधिक नहीं होने चाहिए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये खा में दर्शाया गया है। अब देखिए एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस आर्टिकल में इस बात को दर्शाया गया? तो 331 में दर्शाया गया। पीवाईक्यू में हमने ये क्वेश्चन डाला था, आप ध्यान से पीवाईक्यू पढ़िएगा तो उसमें ये क्वेश्चन को मेंशन करा गया है। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें दिखाई हैं, लोकसभा की वो सीटें जो पहले थीं और लोकसभा की वो सीटें जो वर्तमान में है। हमें चीज़ें समझने के लिए और आपको बहुत देखिए बारीकी से आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये पहले है और ये वर्तमान है। हमने चार्ट को ही अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये चार्ट है। अब हमको यहाँ पे इस चार्ट को समझना है पूरी तरीके से। पहले क्या था? अधिकतम संख्या कितनी थी? 552। ठीक, कितनी थी? 552, जिसमें से राज्य और केंद्र शासित मिलाकर के कितने थे? 550 थे। और 2 क्या कर किए जाते थे? राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। जो 550 मेंबर होते थे उसमें 530 राज्यों से होते थे और 20 केंद्र शासित से होते थे। 20 कितने होते थे? केंद्र शासित से। अधिकतम 20 हो सकते हैं केंद्र शासित से, लेकिन उस टाइम क्या था? सिर्फ 13 सदस्य केंद्र शासित से हमें मिलते थे। तो यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली। ये डाटा कब का है? ये जब 552 यानी कि 2019 के पहले की बात है। 2019 के पहले की बात है। अब वर्तमान में क्या स्थिति पैदा हो गई? वर्तमान में जब 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया तो इसमें ये क्लैरिफाई कर दिया गया, इसमें ये बताया गया कि जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे उनके पद को यह हमने समाप्त कर दिया है। उनके पद को ही हमने समाप्त कर दिया। तो 2 हमारे कम हो गए। जब 2 पद ही कम हो गए तो यहाँ 552 थे, तो अब कितने बचेंगे? 550। बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वो अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ ही नहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं। कितने हो गए? 550। अब 550 में भी तो सेम प्रोसेस होगा कि राज्य से चुने जाएंगे, ठीक है, केंद्र शासित से चुने जाएंगे। अब हमारे पास जब ये ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ये बचा चुनने के लिए, तो राज्यों से कितने चुने गए? तो 530 पहले चुने जाते थे, 530 चुने जाते थे। ठीक है, अब क्या किया गया? देखो 530 सदस्य थे, हमें अभी यहाँ 530 ही मान के चलते हैं, 530। ठीक, केंद्र शासित से कितने थे? केंद्र शासित से हमारे पास यहाँ 13 सदस्य थे। पेन बदल लेते हैं, 1 मिनट, हम पेन ले लेते हैं दूसरे कलर का। चलो ग्रीन ले लिया। ठीक,
अब समझ में आएगा। हमने मान लिया 530 पहले भी थे, 530 हमारे पास अभी भी है। केंद्र शासित में कितने थे? केंद्र शासित में हमारे पास 13 थे। यहाँ पे कितने हैं? 13 सदस्य तो चुने जाते थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ? 530 और ये 13। बाद में क्या हुआ? 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर में 5 सीट और लद्दाख की 1 सीट, यानी टोटल 6 सीटें हमको मिल गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेट क्या हो गए? यूटी हो गए। यूटी का मतलब हो गया ये संघ हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो इनकी सीटें कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। अब इनकी हमने काउंटिंग कर रखी थी राज्यों के दर्जे में, तो राज्य में भाई इनको हम 6 घटा देंगे। जब हमने 6 घटाया तो यहाँ हो गई सीट कितनी? 524। अब ये सीटें हम कहाँ जोड़ेंगे? केंद्र वाले में। तो केंद्र वाले में हमने 6 जोड़ दी तो हमारे पास सीट हो गई 19। जब सीट 19 हो गई, अब हमारे पास सीट 19 हो गई, तब टोटल सीटें अगर बात कर लें तो 524 ये और 19 ये, तो कितनी हो गई? 543। तो अगर अब ये आपसे पूछे कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543। कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, बिल्कुल सिंपल आपको समझाया यहाँ पे 543। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 550। क्यों? 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से आपने समझी होंगी। चीज़ें बहुत अच्छे से आपने समझी होंगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं लोकसभा के। हमने क्या किया कि लोकसभा के बारे में हमने देखा कि लोकसभा की कुछ विशेषताएं देखी, लोकसभा का गठन देखा, सदस्य देखें। अब हम लोग योग्यता देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो योग्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष वो आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब एक चीज़ और, लड़के बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, इनके मेंबरों की आयु डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम एक छोटी सी बात आपसे पूछे, सर्वोच्च भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो अब उसकी बात करें तो हम लोग मानते हैं किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, ठीक है। फिर हमारा उपराष्ट्रपति वाला पद आ जाता है। फिर हमारा आ जाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन आ जाता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठते हैं। उपराष्ट्रपति कहाँ होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा में होते हैं। और ये हो गए राष्ट्रपति, हमारे सबसे ऊपर हो गए। राष्ट्रपति हमारे सबसे ऊपर हो गए। अगर अब आपको आयु याद करनी हो तो सबसे अच्छा है, याद करो 35, 30, 25, ऐसे 5-5 घटा लो। 35, 30, 25। ये राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये भी आप बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गई होगी। ये उम्मीद करते हैं ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले कौन होता है? सबसे भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति कहाँ बैठता है? राज्यसभा में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और लोकसभा में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आप याद करो 35, 30, 25। 35, 30, 25। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे सीक्वेंस से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं लोकसभा की अवधि क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लोकसभा की क्या अवधि होती है। एक सेकेंड, इस स्लाइड को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। लोकसभा के लिए हमने आपको क्या बताया कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसको भंग भी किया जा सकता है। तो इसमें आप इतना याद रख सकते हैं कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जब तक सरकार बहुमत में है। जैसे आप मान के चलते 543 मेंबर है, 543 मेंबर है। अभी ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी के साथ में और अन्य पार्टियों के साथ में मिलकर के चल रही है सरकार। अब मान लो कि सरकार चलाई जा रही है, इसमें कई पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3 मिली हुई है। ठीक है, ये मान लो बीजेपी है और ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं। ठीक है, अब ये सरकार बहुमत से तीनों लोगों को मिलने पे चल रही है। अगर ऐसा मतलब अगर इन केस ऐसा हो कि दोनों पार्टियां अपने मेंबरों को यहाँ से खींच लें और वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ यानी हट जाए यहाँ से, तो क्या होगा? जब सरकार के पास बहुमत ही नहीं होगी, सरकार क्या हो जाएगी? आपस सरकार गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे अगर ये मांग कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये होता है इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये बात आप याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से क्वेश्चन आता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में क्या है कि देखो
लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होता है। तो लोकसभा, इन दोनों का जो चयन होता है लोकसभा के ही सदस्यों के बीच में किया जाता है। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होगा, उपाध्यक्ष होगा, इन दोनों को लोकसभा के जो 543 मेंबर है हमारे पास वर्तमान में, उसी से चुना जाएगा। उसी से तो एक व्यक्ति चुना जाता है जिसको 543 में सभी मेंबर सपोर्ट कर देते हैं कि ये हमारा नेता होगा, और वही तो हमारा पीएम बन जाता है, उसी को तो प्रधानमंत्री बना जाता है। और इन्हीं 543 में एक चुना जाएगा अध्यक्ष, और इन्हीं 543 में एक चुना जाएगा उपाध्यक्ष, एक चुना जाएगा उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? तो देखो इनमें कौन होते हैं, तो अनुच्छेद 93 से 97 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही घोषित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। एक बात और याद रखिएगा कि लोकसभा प्लस राज्यसभा की बैठक को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? तो याद रखिएगा, बुलाता तो राष्ट्रपति है, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो, अनुच्छेद 108 द्वारा संचालित होने वाली बैठकों का संचालन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी आहूत करते हैं, बुलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं याद रखिएगा। संसद के किसी भी सदन में यदि उनका सदस्य बिना संसद को सूचित किए 60 दिनों तक, कितने 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, यानी उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। किसी भी चुनाव में उम्मीदवार का कुल मतदान का 1/6 होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। याद रखिएगा, जितना वोट पड़ा है उसका 1/6 उसको वोट मिलना चाहिए, वरना उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। विधेयक की बात हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग विधेयक की बात कर लेते हैं। तो विधेयक में क्या है कि जैसे ये हमने अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग लोकसभा ये हम लोग पढ़ रहे थे, इस चार्ट को पढ़ रहे थे। इसमें केंद्र सरकार के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लोकसभा में ही हमने आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझा दिया। अभी इसमें हम विधेयक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। जितना हमने लोकसभा के बारे में पढ़ाया इसको अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं विधेयक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या रोल रहता है। जैसे साधारण विधेयक है, यह किसी भी सदन में सर्वप्रथम लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में सर्वप्रथम लाया जाएगा तो पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। यानी साधारण विधेयक के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है उसके पास, वो चाहे आप राज्यसभा में ले आओ चाहे आप लोकसभा में ले आओ। राज्यसभा में ये पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति इसको रोक सकता है। अधिकतम कितने? 6 महीने तक इसको रोक सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब स्वीकृति देकर कानून इसको बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बना भी सकता है, या पुनर्विचार के लिए इसको वापस कर सकता है। पुनर्विचार के लिए इसको वापस कर सकता है। धन विधेयक के लिए क्या कंडीशंस हैं? तो धन विधेयक या केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। लोकसभा में पारित होने के बाद अधिकतम 14 दिन तक इसे राज्यसभा में रोका जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। फिर क्या होगा? जब राज्यसभा से राष्ट्रपति को जाएगा तो स्वीकृति, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इसे लाया जाता है, तो राष्ट्रपति को क्या करेगा? स्वीकृति दे देगा। संविधान संशोधन विधेयक क्या होगा? तो किसी भी सदन में पहले इसे लाया जाता है, लेकिन इसे क्या करते हैं, इसे राज्यसभा में रोक नहीं लग सकता इसको, ठीक है, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, इसको भी पारित राष्ट्रपति करता है। तो ये 3 विधेयक यहाँ पे थे। जो साधारण विधेयक वो किसी भी आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं ले आओ, लेकिन जो धन विधेयक है, धन विधेयक को सिर्फ आप पहले लोकसभा में लाओगे, और राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसको क्या करना होता है? उसको रोक सकती है, लेकिन उसको साइन करना होगा, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक या भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अब हम लोग राज्यसभा के बारे में देखते हैं। तो राज्यसभा के बारे में, यह हमारी संसद का एक सदन होता है राज्यसभा। इसकी संरचना वैसे ही होती है जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ
लॉर्ड्स की होती है। इसे द काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व यह एक स्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि इसको भंग नहीं किया सकता, लेकिन राज्यसभा को लोकसभा को क्या कर सकते हैं हम लोग, भंग कर सकते हैं, इसलिए वो अस्थायी होता है। यह उच्च सदन होता है, वह निम्न सदन होता है। इसे विशेषज्ञों का सदन कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं, राज्यसभा में ही होते हैं। राज्यसभा के अगर गठन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80, हमने आपको एक ट्रिक बताई, सरल 79, 80 और 81 ये तरीका है। तो संसद का बता दिया 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 के तहत इसका गठन होता है। इनके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, हालांकि वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवी के द्वारा होते हैं। शेष सदस्य अधिकतम 238 हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में 233 ही निर्वाचित होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सदस्यों की निर्वाचन। सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है। तो संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है। यह पद्धति भारत में राष्ट्रपति किसके लिए है, ये याद रखिएगा, किसके, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों पे लागू होती तथा राज्यसभा और विधानसभा के चुनावों में भी। तो याद रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए इसको लागू करा जा सकता है। इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत का के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन भी करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं योग्यता की बात। तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो और किसी लाभ के पद पे। हमने ऊपर आपको बताया था 35, 30 और 25 ये फार्मूला बताया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये कहाँ होंगे, तो ये राज्यसभा में होंगे और ये लोकसभा में होंगे, ये हमने आपको ऊपर बता दिया है। कार्यकाल की बात कर ले तो कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल इसका कितना होता है, तो ये प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं। कितने, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। इसका कैसे निर्धारण होता है कि कौन सा सदस्य सेवानिवृत्त होगा, तो इसका निर्धारण राज्यसभा सदस्यों की पदावधि आदेश अनुभाग 1952 के तहत किया जाता है। किसके, 1952 के तहत किया जाता है। यह जो आदेश होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों के अधीन जारी किया जाता है। तो यहाँ हमने क्या समझा, योग्यता समझी, इनका सदस्य के बारे में समझा, इसका गठन समझा। ये किसके बारे में हमने समझा, राज्यसभा के बारे में। एक चार्ट और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो जितना डाटा आपको दिया जा रहा है इतना आप अच्छे से पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन इसके अंदर से बन के आएगा। आपको, आप टेस्ट वगैरह कहीं से लगाओ, आप खुद ही आइडिया लगा लोगे कि नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में वो कारगर है या नहीं है। अब चलिए, ये सदन दिए गए हैं या, और इस तरफ या राज्य, इस तरफ लोकसभा और राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, याद रखिए। आंध्र प्रदेश में कितनी है, 25 हैं और राज्यसभा की कितनी है, 11 है। अरुणाचल में 2 हैं और राज्यसभा की 1 है। असम में 14 है और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। बिहार में 40 हैं और राज्यसभा की कितनी है, 16 सीटें। छत्तीसगढ़ में 11 हैं, राज्यसभा की कितनी है, 5। गोवा में 2 है, राज्यसभा की 1 सीट है। गुजरात में 26 है, राज्यसभा की 11 सीट है। हरियाणा में 10 है, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हिमाचल में 4 है, राज्यसभा की 3 सीटें। जम्मू कश्मीर में 5 हैं और राज्यसभा की 4। झारखंड में 14, राज्यसभा की 6। कर्नाटक में 28, राज्यसभा की 12। केरल में 20, राज्यसभा की 9। मध्य प्रदेश में 29, राज्यसभा की 11। महाराष्ट्र में 48, राज्यसभा की 19। मणिपुर में लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1 सीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे बताने से बेहतर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर लो। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ये सारा हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से खींच लो।
चलिए, तो ये हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा के सीटों के बारे में यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। अब बात आती है राष्ट्रपति। तो जो अगला टॉपिक होगा, ये वीडियो बड़ी ना हो जाए, राष्ट्रपति को कवर कर देंगे। इसके बाद जो आगे के चैप्टर्स होंगे, राष्ट्रपति को विधिवत इसमें पढ़ाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए डिटेल वीडियो है ये पूरा, आप देखिएगा, कई पेज का है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में देखिए, 3, 4, 5 पेज का है। तो राष्ट्रपति के बारे में डिटेल वीडियो अब हम आप लोगों को बताएंगे। फिर उपराष्ट्रपति से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी से पीडीएफ से ही आप लोगों का कोर्स जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। तो अगले टॉपिक जितने भी होंगे इसमें पीडीएफ में, जितने भी अगले टॉपिक होंगे इस पीडीएफ में, आप लोगों को दिखा दें 1 मिनट के लिए। ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे कवर किए जाएंगे, ये सारे कवर किए जाएंगे। जैसे हमने क्या किए, ये ऊपर के सारे कवर थे। संसद में लोकसभा राज्यसभा को कवर कर दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधान परिषद, ये एक राउंड में इतने 3 टॉपिकों को कवर किया जाएगा। इस तरीके से पूरी कंप्लीट हम आप लोगों को करवा देंगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर पूरा इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। जो दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं उनको जितना कंटेंट इसमें इम्पोर्टेंट है वो उनको मिल जाएगा, और एसआई वाले बच्चों के लिए पूरा कंप्लीट ये पीडीएफ उन्हीं के लिए है। दिल्ली पुलिस के भी कंटेंट तैयार हो गया है, पीडीएफ डाल दी गई, तो आप लोग डाउनलोड कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।